हेलो सुफियान, सर। शानदार नतीजा आया है जेईई मेंस के अंदर। आपने भी 300 में से 300 मार्क्स स्कोर किए और इतनी शानदार रैंक लाई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने नील से पूछा था, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि कैसा लग रहा है आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद में? बहुत अच्छा लग रहा है और टीचर्स और पेरेंट्स की स्माइल देखकर बहुत अच्छा फील हुआ दिल में कि कुछ अचीव किया है। और आईआईटी की तरफ जाने के लिए पहला स्टेप जो है परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। अब एडवांस की तरफ पूरा फोकस कर रहा हूँ। वेरी गुड सुफियान। थोड़ा सा आपकी भी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि एलएन नागपुर आपने कब ज्वाइन किया और क्या जर्नी आपकी रही एलएन नागपुर के अंदर? मैंने 2019 में क्लास 8th में एलएन ज्वाइन किया था। जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आईआईटी क्या होता है एंड जेईई एग्ज़ाम्स के बारे में मुझे एलएन में ही आकर पता चला। मैंने एडमिशन इसीलिए लिया था क्योंकि मेरा बड़ा भाई क्लास 11th में नीट की तैयारी के लिए नागपुर शिफ्ट हुआ था। हमारी पूरी फैमिली नागपुर आई थी मेरे भाई के पढ़ाई के लिए, तो मैंने भी एडमिशन ले लिया था। उसके बाद से मैं एलएन के साथ अभी लगभग 5 साल हो चुके हैं रेगुलरली जुड़ा हुआ हूँ एंड वेरी गुड। सो एलएन नागपुर में 5 साल आपके कंप्लीट हो रहे हैं और एलएन नागपुर को भी 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं। दैट मीन्स यू आर अ वेरी फर्स्ट बैच ऑफ एलएन नागपुर हु हैव कंप्लीटेड 5 ईयर्स। और अब आप आईआईटी जेईई मेंस में अच्छा कर ही चुके हैं और फाइनली आईआईटी एडवांस के अंदर अब आपकी प्रिपरेशन जा रही है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आपने इतनी अर्ली जो स्टार्ट की उसके पीछे कोई वजह, और एलएन नागपुर को चुनने के पीछे कोई पर्टिकुलर वजह रही? जब हम लोग नागपुर आए थे तो एलएन नागपुर एक नया इंस्टीट्यूट था एंड मैंने जब एलएन खुला था तब उन्होंने एलएन शार्प करके एक एग्ज़ामिनेशन ली थी जो कि मैंने दी थी एंड उसमें मेरा अच्छा स्कोर आया था। उसके बाद जो प्रोग्राम हुआ था ओरिएंटेशन सेशन एलएन में, उसके बाद मुझे बहुत मोटिवेशन फील हुआ कि मैं यहाँ ज्वाइन करूँ और यहाँ पर आकर मैं पढूँ। फिर वहाँ से बस जर्नी चलती रही और आज मैं यहाँ पर। वेरी गुड। तो सबसे पहले तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, दैट मीन्स वी हैव गॉट 2 वेरी डिफरेंट केसेस, जिसके अंदर नील कृष्णा ने 8, 9, 10th के अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रिपरेशन नहीं की। उसने बेसिक्स अपने करेक्ट किए और उसके बाद में 11 से जेईई एडवांस की प्रिपरेशन एलएन नागपुर से की। एंड ऑन द अदर हैंड हमारे साथ सुफियान है जिन्होंने 8, 9, 10th के अंदर एलएन नागपुर में प्रिपरेशन की और उसके बाद अब जेईई एडवांस की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब जैसे नील कृष्णा ने बताया था कि 8, 9, 10th के अंदर यदि आपने कोई तैयारी नहीं की हुई है तो शुरुआत में आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है प्रिपरेशन आईआईटी की स्टार्ट करने में। तो अब सुफियान से मैं ये जानना चाहूँगा कि 8, 9, 10th का आपका यहाँ का जो जर्नी था उसकी वजह से आईआईटी एडवांस की 11th में प्रिपरेशन शुरू करते वक्त कुछ इजी हुआ मामला या इक्वली डिफ़िकल्ट था, क्या था? जब 8, 9, 10th में मैं यहाँ पर था तो हम ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करते थे एंड ओलंपियाड्स में जो क्वेश्चंस होते थे उसमें 11th एंड 12th के बेसिक कंसेप्ट्स की ज़रूरत हमेशा रहती थी। तो यहाँ पर टीचर्स हमें 11th और 12th के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मोस्टली बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ाया करते थे। इसके अलावा मैथमेटिक्स में नॉन रूटीन मैथ्स की क्लासेस हुआ करती थी प्री आरएमओ एंड उन सब एग्ज़ाम्स के लिए, जिससे मैथ्स में एप्टीट्यूड काफ़ी डेवलप हुआ। आगे एडवांस में उससे काफ़ी हेल्प होती है। एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो फिजिक्स में जैसे 11th के जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं वो तो हमें काफ़ी डीप में पढ़ा दिए गए थे 8, 9, 10th में ही। एंड एच.सी. वर्मा और फिजिक्स गैलेक्सी जैसी बुक्स हमें कराई गई थी 9, 10th में, ताकि हमारे जो बेसिक्स है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाए। एंड उससे 11th 12th में डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होता है। एंड फिर कोई ज़्यादा शिफ्ट हमें फील नहीं होता जब हम 11th में जाते हैं तब। तो इसका मतलब वो जो आपका एक बेस बन गया था और जो एक्सपोजर आपने लिया उसकी वजह से आपकी थोड़ी सी 11th की जर्नी जो है वो स्मूथ स्टार्ट हुई। यस सर। राइट। तो इसके बाद में जो जेईई एडवांस का प्रिपरेशन आपका 11th के अंदर शुरू हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि तकरीबन जैसे नील ने बताया था कि 5 घंटे क्लासरूम होता है, उसके बाद तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क, सेल्फ स्टडी
इसको मैनेज कैसे करते रहे आप ड्यूरिंग दीज 2 years? क्लासेस के बाद मैं एलन में ही रुकता था सेल्फ स्टडी करने के लिए, एंड जैसी ही क्लासेस हो जाती थी उसके बाद हमारा एक क्लास टेस्ट होता था 1 घंटे का, एंड उसके बाद खाने का ब्रेक होता था। खाने का ब्रेक कंप्लीट होने के बाद मैं होमवर्क देखता था कि हर सब्जेक्ट में क्या क्या मिला है, एंड कैलकुलेट करता था रफली कि कितना टाइम हर एक सब्जेक्ट को लगेगा। उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली मैं एक टाइमर सेट करता था कि इस टाइम में मेरा ये होमवर्क सारा अटेम्प्ट हो जाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि सारा सही हो जाना चाहिए। फिर मैं हर एक क्वेश्चन को वैसे अटेम्प्ट करता था और ट्राई करता था कि सारे क्वेश्चंस मेरे अटेम्प्ट हो जाए। उसके बाद मैं अलग से टाइम निकाल कर रखता था कि जो अच्छे क्वेश्चंस है या जो मेरे सही नहीं हुए उनको मैं आराम से लेकर बैठूं और उन पे मैं टाइम इन्वेस्ट करूं और उनके बारे में सोचूं। और ये अगले दिन की सुबह की क्लास तक चलता था और फिर उस होमवर्क का डिस्कशन होता था, और जो क्वेश्चंस फिर भी नहीं होते थे वो डाउट्स की तरह मैं पूछ लेता था। तो दोनों स्टूडेंट से जब इनकी जर्नी के बारे में हम पूछते हैं तो एक बात निकल के आती है कि आईआईटी की जो जर्नी है उसके अंदर आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने होमवर्क को टाइम बाउंड तरीके से करें ताकि आप समय पर अपना होमवर्क कर पाएँ, अपना होमवर्क पूरा कर पाएँ और किसी भी तरीके का बैकलॉग क्रिएट ना हो पाए। कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा समय दे देने से कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट काफ़ी हैवी होती है। उसकी कॉस्ट ये हो सकती है कि आपका होमवर्क छूट जाए या आप तीनों सब्जेक्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाओ। इस वजह से टाइम वाइज डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपके मेंटर्स हैं, जो भी आपके टीचर्स हैं, वो आपको टाइम के हिसाब से जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को आपको बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके अलावा एक सवाल मैंने नील से भी पूछा, मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि ये 2 साल की जो प्रिपरेशन है इसके अंदर कई बार ऐसा होता होगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत मुश्किल लग रहे हैं या कॉन्सेप्ट्स बहुत मुश्किल लग रहे हैं या जो टेस्ट हो रहे हैं एलएन के उसके अंदर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो इस तरीके की जब टफ सिचुएशंस आती थी तो आप उसे कैसे मैनेज करते थे? आपका क्या मेंटल प्रिपरेशन था और क्या रिएक्शन था इस तरीके की सिचुएशन के लिए, ये हमको थोड़ा बताएंगे आप? जितना ख़राब टेस्ट जाता है उतना ज़्यादा स्कोप एनालिसिस के लिए हमें अगले दिन रहता है। तो मैं इसी मेंटालिटी को अपने दिमाग में रखता था कि अगर मेरा टेस्ट ख़राब भी गया है तो मैं अगले दिन उसको और अच्छे से एनालाइज कर सकता हूँ और उसको मैं लेकर बैठ सकता हूँ, और ये टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा आगे जाके। और अगर वैसा क्वेश्चन आगे कहीं प्रिपरेशन में मैं एनकाउंटर करता हूँ तो अब मैं इसको सही ही करूँगा। तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो हमें वो याद रहता है कि अगर अगली बार ये आगे क्वेश्चन आ जाए तो ये मेरा सही होकर ही रहेगा। सो एज आई ऑलवेज से इट इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड। और एटीट्यूड वो चीज़ है कि भाई आपके साथ जो हो रहा है उसको आप किस तरीके से लेते हैं और फिर आपकी उस घटना पर रिएक्शन क्या होती है, यही एटीट्यूड होता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का अर्थ इन बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो ये है, सुफियान ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई टेस्ट पेपर जब खराब हुआ तो जितना खराब टेस्ट हुआ उतना ही ज़्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट और स्कोप ऑफ एनालिसिस है। प्लस वो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है उसको जब आप बहुत ध्यान से सुनते हैं और बहुत ध्यान से उस पर एनालिसिस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा देर के लिए आपके पास में रहता है और आप उसका अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं, उस पर बिल्ड कर पाते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड कि आपके साथ किसी भी प्रकार की जो चीज़ होती है उसको आप कैसे देखते हैं और उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, यही आपको डिफाइन करता है। तो मुझे लगता है कि इसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आज ये दोनों बच्चे हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और इतना शानदार परफॉर्मेंस ये लेकर आए हैं। इसके अलावा सुफियान, अगेन मैं एक क्वेश्चन, अक्सर ये क्वेश्चन मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत आता है कि एलएन का मटेरियल करने के बाद आपको किसी भी और तरीके के मटेरियल को करने की ज़रूरत महसूस होती है क्या, या एलएन को के साथ जो आपकी जर्नी है उस जर्नी के अलावा आपको कोई और कभी भी ऐसी महसूस हुआ कि कोई और रिसोर्स यूज़ कर लें या कोई और रिसोर्स आपने यूज़ किया हो एलएन के अलावा? इस पर जानना चाहेंगे बिकॉज पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का यही होता है कि सर कौन सी किताब करें, क्या करें, तो उस पर हम लोग जानना चाहेंगे। जब 11 शुरू होने वाला था तो उससे पहले मैंने सर से पूछा था कि क्या एलएन के अलावा और कोई बुक्स मुझे करनी चाहिए और मुझे कौन सी बुक्स और ख़रीदनी चाहिए। बहुत हाई मोटिवेशन रहता है 11th के पहले कि अब तो मैं सारी बुक्स सॉल्व कर लूँगा जितनी भी जेई की है। तो मैंने सर से पूछा था तो सर ने कहा कि बेटा मैं बता भी सकता हूँ लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। ये मुझे तब नहीं समझा था
लेकिन जैसे जैसे जेई प्रिपरेशन चलती रही, हर दिन कभी कभी तो होमवर्क पूरा हो नहीं पाता था, और जैसे ही होमवर्क पूरा होता था दिन ख़त्म हो जाता था, तो दूसरी बुक्स को कभी देख भी नहीं पाते थे। तो एलन का मटेरियल सफिशिएंट है टाइम वाइज भी और कंसेप्ट्स के लिए भी, कि आपको अगर आप एलन का मटेरियल पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो कंसेप्ट्स में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पूरा सॉल्व करने के बाद, पूरा डिस्कशन होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। जब आपका कोर्स ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैंने नील से भी पूछा था कि भाई आपको जो रिवीजन प्लानर एलन से मिला, उस रिवीजन प्लानर को फॉलो करने से आपको कितना फ़ायदा हुआ। उसमें एलन नागपुर के अंदर जो आपको कंपटीशन मिला और उसके बाद स्कोर प्रोग्राम में जो पैन इंडिया कंपटीशन आपको अभी भी मिल रहा है, उस एक्सपोजर के बारे में और उससे क्या इफ़ेक्ट आपके प्रिपरेशन पे आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। रिवीजन के वक्त क्लासेस नहीं होती है तो डिसिप्लिन का एक रियल टेस्ट आप रिवीजन को कह सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन आपके सामने एक प्लानर होता है, लेकिन आपको जो करना होता है उसके लिए आप फ्री होते हो, तो आपके पास चॉइस होती है प्लानर फॉलो करना या नहीं करना। और क्योंकि एडवाइस्ड है कि फॉलो करना चाहिए, वो ज़रूरी है एंड वो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करता है। तो मैंने स्ट्रिक्टली प्लानर फॉलो किया था, हर दिन कोशिश की थी कि सारा मटेरियल कंप्लीट हो जाए एंड मैं हर चैप्टर को अकॉर्डिंगली रिवाइज करूँ। एंड ऐसे ही करते करते मेरा डिसिप्लिन भी हर दिन बढ़ता गया, एंड जो टेस्ट होते थे उसमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मेंटेन करने की हमेशा मैंने कोशिश रखी। एंड जब भी कोई टेस्ट ख़राब भी हो जाता था तो उसमें जो मिस्टेक्स हुई है उस पर मैं अगले दिन काफ़ी फोकस करता था, एंड जो ऑल इंडिया रैंक्स आती थी उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था कि यार मैं और आगे जा सकता हूँ। एंड बस यही। तो इसका मतलब जिस भी तरीके का एक्सपोजर और कंपटीशन आपको मिली, उसने आपको पॉजिटिवली मोटिवेट किया और आपके अंदर एक बेटरमेंट ही आया, जैसे नील कृष्णा ने भी हमें बताया। तो फाइनली जेई मेंस के अंदर 300 में से 300 मार्क्स और इतनी शानदार रैंक आ चुकी है। अब आगे आईआईटी एडवांस की तैयारी तो अब हम लोग कर ही रहे हैं और उसके लिए ही हम लोगों ने अपना एम साथ रखा है। तो आईआईटी एडवांस को लेके आप क्या सोचते हैं और आईआईटी एडवांस के बाद में आपके क्या ड्रीम्स हैं, उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। टारगेट तो सबसे हाई रखना चाहिए, फिर जो भी मिले उसमें खुश रहना चाहिए। तो मैं आईआईटी बॉम्बे सीएस टारगेट कर रहा हूँ जेई एडवांस में, एंड उसके बाद की जर्नी तो मैं ज़्यादा दूर नहीं देखता हूँ, जो चल रहा है उसी में एंजॉय करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो अभी एक इमीडिएट टारगेट जो आपने सेट किया हुआ है वो आईआईटी एडवांस के अंदर बहुत अच्छी रैंक लाने का टारगेट सेट कर रखा है। और बहुत अच्छी बात डिसिप्लिन को लेके सुफियान ने भी कही कि मेहनत उस वक्त करना बहुत मुश्किल होता है जब आप अकेले बैठे हुए हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कोई देख नहीं रहा है। उस वक्त आपको खुद अपने आप को देखना चाहिए कि क्या आप पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, और वही सबसे मुश्किल पार्ट होता है। तो यदि वो पार्ट के अंदर आप डिसिप्लिन रह जाते हैं और उस पार्ट को आप अच्छे से निभा लेते हैं तो फिर आप निश्चित रूप से सक्सेसफुल होते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि प्रिपरेशन के अंदर डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और डिसिप्लिन से हमारा क्या तात्पर्य होता है ये अभी सुफियान ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है।